वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, एमडी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट फ्रॉम जयपुर। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि बारिश का मौसम है और चारों तरफ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। और इस बार वेक्टर जनित बीमारियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उसी सीरीज के अंदर आज मैं आपके सामने सबसे पुरानी बीमारी मलेरिया, जिसको आप हिस्टोरिकल डिजीज कह सकते हो। हिस्टोरिकल डिजीज ऐसे क्योंकि जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी मौत भी मलेरिया से हुई थी। यह आदिकाल से भारत के जो वर्षावन है या समर जो आती है, बारिश के बाद का जो मौसम होता है उसके बाद ये बीमारी काफी ज्यादा होती है, मच्छरों के कारण होती है। और मलेरिया के अंदर एक और नया तमाशा ये शुरू हो गया कि मलेरिया जिन दवाओं के प्रति पहले जिन दवाओं से मलेरिया के कीटाणु मरते थे, क्लोरोक्विन से या कुनीन से, वो आजकल रेजिस्टेंस होती जा रही है। मतलब मलेरिया के जो साइंटिस्ट थे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम ग्रुप के जो रिसर्चर थे, उन्होंने इन बीमारियों के दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और अपनी मच्छरों के अंदर होके वो और खतरनाक तरीके से खतरनाक रेजिस्टेंट मलेरिया फैला है। मलेरिया भारत, सार्क कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर एंडेमिक है। और वहाँ पे इस तरह के केस देखते हैं। भारत में जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर वेजिटेशन एंड वाटर का अच्छा फ्लो है, वहाँ होता है। लेकिन रेजिस्टेंस मलेरिया के केसेस ऑल अक्रॉस इंडिया सब जगह देखने को मिल रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, डिजीज अवेयरनेस कैंपेन की सीरीज के अंदर स्क्रब टाइफस, डेंगू और रेबीज के बाद ये मेरा चौथा एपिसोड है, रेजिस्टेंट मलेरिया रिसर्जेंस इन इंडिया, अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज। ये जो मच्छर है ये एडिस इजिप्टिस और के कारण न फैल के बार ये क्यूलेक्स और एनाफिलीज जो मॉस्किटोज हैं उनके कारण फैलता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मलेरिया का पहला पब्लिक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इसको जूडी का बुखार भी कहा जाता था क्योंकि इस बुखार के अंदर सर्दी बहुत लगती है, हाथ पांव के अंदर कपकपी बहुत आती है। तो कपकपी के साथ में आने वाला ये बुखार होता है जिसको मलेरिया का बुखार कहता है। और लीडिंग कॉज ऑफ डेथ था ब्रिटिश कॉलोनियल और एरिया के अंदर, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर द बंगाल, आसाम, जो करंट बांग्लादेश है उसके अंदर आप इसको करते हैं। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो 1953 में लॉन्च किया गया, उससे ये केसेस काफी कम हो गए। लेकिन अब ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जो मच्छर है वो इंसेक्टिसाइड्स जो अपन यूज करते हैं उसके अगेंस्ट बढ़ते जा रहे हैं। और वाटर बॉन्ड जो वाटर का घरों के आसपास इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर ये बच्चा मच्छर ब्रीड करता है और उसके कारण होता है। ऑलमोस्ट 4 लाख केसेस लास्ट ईयर अपने को देखने को मिले थे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा है। सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट जो है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वहाँ पे 60% केसेस मलेरिया के देखने को मिलते हैं। अर्बन के एरिया के अंदर, स्लम एरिया के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और वेस्टर्न स्टेट के अंदर, राजस्थान एंड गुजरात के अंदर भी मानसून के बाद में जो पानी इकट्ठा होता है उसके कारण ये आउटब्रेक देखने को मिलती है। मलेरिया कैसे पहचाना जाता है? हाई ग्रेड फीवर होता है, 102, 104, 105 बुखार होता है। और बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, शिवरिंग इतनी होती है कि आपको है ना दो दो तीन तीन चार चार रजाइयाँ उड़ानी पड़ती है। ये क्लासिक सिम्टम है मलेरिया का। और फीवर जब उतरता है तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, हेड एक, बॉडी एक, नाउजिया, वॉमिटिंग करके होता है। बाद में अगर कॉम्प्लिकेट होता है, अगर सीवियर केसेस में, तो जॉन्डिस होता है। मलेरिया का जो जॉन्डिस होता है वो हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण होता है। क्यों? मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो आरबीसी के अंदर चला जाता है। जैसे ही ग्रो करता है तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और उसके चलते एनीमिया होता है और जॉन्डिस हो जाता है। और ब्रेन के अंदर मस्तिष्क ज्वर के रूप में मलेरिया, जिसको सेरिबल मलेरिया कहते हैं, वो होता है। उसमें
दौरे भी आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है, और कन्फ्यूजन की स्टेट, मेंटल अल्टर्ड मेंटेशन आपको देखने को मिलता है। किडनी के अंदर जाके ये मलेरिया के कीटाणु किडनी को ब्लॉक करते हैं, ट्यूबुलर ब्लॉकेड हो जाता है और किडनी फेलियर के अंदर जा सकते हैं। लंग के अंदर एआरडीएस की पिक्चर आ जाती है कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के अंदर, और उसके चलते मरीज वेंटिलेटर पे भी जा सकता है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, सेरिबल मलेरिया सबसे डेडलीस्ट कॉम्प्लिकेशन है। इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, कोमाटोज हो जाता है, सीवियर एनीमिया होता है, स्पेशली डेंजरस हो जाता है बच्चों में या प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। क्योंकि जो हिमोलिसिस होता क्राइसिस होता है उसमें अगर आपका 10 हीमोग्लोबिन है, मलेरिया के 2 क्राइसिस आपके आते हैं, उसके चलते वो 5 तक होके 50% आपका हीमोग्लोबिन डिप हो सकता है। और इसके चलते किडनी, लिवर और लंग करके मेजर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर कर देता है, और उसके चलते डेथ भी हो सकती है। ये डेथ यूजुअली प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के कारण होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण जो फीवर होता है वो थोड़ा सा माइल्ड फीवर होता है, और लेकिन वो होता है एंडेमिक मलेरिया जो होता है, उसके चलते ग्रोथ स्टंट हो जाती है और आपकी तिल्ली बढ़ जाती है। इसको ट्रॉपिकल स्प्लिनोमेगेली भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन कर देता है, लेकिन ये बहुत जल्दी रैपिड प्रोग्रेस करता है, 24 से 48 घंटे के अंदर अनट्रीटेड होता है, तो आपकी कॉम्प्लिकेशन होती है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली मैनेजमेंट के अंदर लाइफ सेविंग हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द रिसर्जेंस क्यों है? क्योंकि विजिबल कॉज है, पानी इकट्ठा होता है उसमें, मॉस्किटो ब्रीडिंग को अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एनवायरमेंटल ट्रिगर है। क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स के खिलाफ मॉस्किटो ने रेजिस्टेंस प्राप्त कर ली है, और जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर गैप्स आ जाते हैं। बायोलॉजिकल जो वेक्टर है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ रही है, और जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो भी, हमारी करंट दवाएं जो है जिसके अंदर आप क्लोरोक्विन और अपने कुनीन है, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस आती है। इन ऐसे केसेस के अंदर एक चाइनीज मेडिकेशन है, चाइनीज हर्बल है, बेसिकली आर्टिसोनेट्स करके वो होती है, उसके कारण चाइना में ये डेवलप हुई थी, और उसके उसको यूज किया जाता है। वेक्टर कंट्रोल इज द प्राइमरी, जो सोर्स ऑफ द प्रिवेंशन है वो वेक्टर कंट्रोल है। पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, और लॉन्ग लास्टिंग हर्बिसिडल नेट्स यूज करनी चाहिए। ये जो मॉस्किटो नेट लगी है इसके अंदर, इसके ऊपर भी पेस्टिसाइड लगा हुआ होता है। आजकल इस तरह की नेट्स भी आती है। आसपास कहीं भी स्टेगनेंट वाटर होता है उसको अपने को हटाना है, चाहे वो रूफ टॉप के ऊपर हो, चाहे टायर्स में हो, चाहे कंटेनर्स में हो, चाहे आसपास गंदगी के कारण पानी इकट्ठा हो रहा हो। क्योंकि मलेरिया का जो पानी है, मच्छर होता है, वो गंदे पानी के अंदर ब्रीड करता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में ब्रीड करता है। लार्वा को मारने के लिए आप पानी के अंदर ऑयल डाल सकते हो, पानी में पेस्टिसाइड डाल सकते हो, केमिकल डाल सकते हो, उसके चलते आप इनसे बच सकते हो। पर्सनल प्रोटेक्शंस, फुल स्लीव्स क्लोथिंग पहननी चाहिए, और रिपेलेंट्स का यूज कर सकते हो आप। ये एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और कीमो प्रोफाइलेक्सिस भी काम करता है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन 2 दवाइयां हैं जो ट्रेवलर्स मलेरिया के लिए, एंडेमिक एरिया के अंदर अगर कोई ट्रेवलर जा रहा है तो उसको दी जाती है। सप्ताह के अंदर 1 से 2 बार आप इनको ले सकते हो, तो आपको मलेरिया से बचाव हो सकता है। इसको कीमो प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। ट्रीटमेंट अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को क्लोरोक्विन या प्रेमाक्विन साथ में दी जाती है। अनकॉम्प्लिकेटेड फॉल्सिपेरम के अंदर आर्टिसोनेट बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, और सीवियर मलेरिया के अंदर आईवी आर्टिसोनेट या आईवी कुनीन आईसीयू सेटअप्स के अंदर दी जाती है। कुनीन के कारण हार्ट की गति के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, तो इसलिए कुनीन का इस्तेमाल आईसीयू के अंदर करना चाहिए। गुड हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखना चाहिए। कोकोनट वाटर ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, लिक्विड इंटेक बढ़ा सकते हो, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर करना चाहिए। आयुर्वेदिक रेमेडीज के अंदर अपन गिलोय, नीम एंड तुलसी को उबाल के इनका काढ़ा पी सकते हैं। इन सब से भी आपको मलेरिया के अंदर बुखार के अंदर काफी बचत हो सकती है। नेशनल एंड ग्लोबल इंसेंटिव में देखोगे तो 53 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था। 2004 में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था। 2015 में ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया एडॉप्शन है, और 2030 तक हम मलेरिया को इरेडिकेट करने का प्लान करके बैठे हुए हैं। मलेरिया इरेडिकेशन का टारगेट है कि रिड्यूस केसेस एंड मोर्टेलिटी बाय
मलेरिया के लिए एक वैक्सीन भी बनने के ट्रायल की स्टेज के अंदर है। चैलेंज एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन चैलेंज है कि ड्रग इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंस आ रही है, फंडिंग का गैप है, और सोशल अवेयरनेस है, आसपास क्लीनिनेस वाटर जो इकट्ठा होता है उसको अपन हटाते ही नहीं है, और एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक इश्यूज हैं जो कि इस मलेरिया को प्रोग्रेस कराते हैं। स्ट्रेटजी के अंदर हमें सर्विलेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। मॉस्किटो जो मलेरिया का, एक पहले एक मलेरिया अधिकारी भी हुआ करता था, अभी भी है शायद, लेकिन वो पता नहीं कितना काम करता है। मलेरिया तो शहर के चारों तरफ जो पानी इकट्ठे है उसके अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग बहुत हैवी लेवल पे हो रही है। और अपन टाइम से अगर फॉगिंग करेंगे, सोशल फॉगिंग करेंगे, या उनको जो वेक्टर है उसको कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी अगर अपनाई जाएगी तो मलेरिया नहीं होगा। ये स्ट्रेटजीज हमारी गवर्नमेंट्स एंड हमारी जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की है, ये लोग तब करेंगे जब ये मलेरिया फुल ब्लोन चारों तरफ फैल चुका होगा। आइडियल सिचुएशन में जैसे ही बारिश कभी रुके और उसके कारण जो मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं उनको अभी से रोकना चाहिए। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए। अब अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ में हम मलेरिया को सच में 2030 तक इरेडिकेट कर सकते हैं। कि अगर हमने मलेरिया को इरेडिकेट कर दिया तो हम मलेरिया के कारण होने वाली बहुत सारी डेथ्स और बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड से बच पाएंगे। इसी के साथ मेरा एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि चूंकि अब की बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, बहुत ज़्यादा बारिश आई है, पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ ऑल अक्रॉस वाटर फैला हुआ है, तो इस बार मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस या वेक्टर बॉर्न इलनेसेस, कीट पतंगों से होने वाली बीमारियों की संभावना बहुत ज़्यादा है। और उनके से बचाव के लिए बचाव ही उपचार है। ये एक छोटा सा कीड़ा काटने से आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आप इसे सीरियसली लें। और ये वीडियो अपने समस्त दोस्तों मित्रों को के साथ में शेयर करें ताकि आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। अभी तक आपने मेरा चैनल वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह को अगर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।